फिक्सर्स का क्या है? ऐसे भी लोग कहते हैं कपिल सिब्बल केस वेस नहीं जीतते। ये तय है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद से पास हो चुका हुआ है, जो अब वक्फ एक्ट बन चुका हुआ है, वो तय सी बात है कि कानून बनेगा। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से यदि उल्लंघन होगा तभी हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, वरना हम इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संसद द्वारा जो पास कानून है वो पास हो जाएगा। सिब्बल ने कहा कि क्या जरूरी है बनाने का, कहां कहां से सबूत लाएंगे। आगे जो उन्होंने कहा, स्टेट धार्मिक संस्थाओं का फंडिंग नहीं करता। यदि कोई मस्जिद या कब्रिस्तान है तो स्टेट उसकी फंडिंग नहीं करता, या निजी संपत्ति के माध्यम से ही होना चाहिए। एएसआई की संपत्ति में क्या नमाज नहीं पढ़ धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाती है? अब दरअसल सिब्बल यहां ये खेल करना चाह रहे थे, सिब्बल और सिंह भी मिलकर के, इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बना दिया जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर फिर सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना जब सीजीआई थे, उस दौर में उन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई करने की मुहर लगाई और फिर यह तय हुआ कि इस मामले पर जो 3 फैक्ट हैं सिर्फ उसी पे चर्चा हो। लेकिन खन्ना साहब रिटायर हो गए और भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सरकार के तरफ से जो हलफनामा पेश किया, उसने तब के सीजीआई की चूल्हे एक तरह से हिला दी और उन्होंने तय किया कि हमारा रिटायर हो जाना बेहतर है, हम इस मामले पर सुनवाई ना करें तो अच्छा है। क्योंकि संजीव खन्ना के पास ज्यादा समय नहीं था, तो आ गए जस्टिस बीआर गवई। सुप्रीम कोर्ट के खिलंदर वकीलों को पता है कि गवई साहब के पास भी ज्यादा समय नहीं है, 6 महीने बाद वो भी रिटायर कर जाएंगे। तो फिर क्यों ना इस खेल को खेला जाए, मोटा माल कमाया जाए। फिक्सर्स का क्या है? ऐसे भी लोग कहते हैं कपिल सिब्बल केस वेस नहीं जीतते। ये तय है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो संसद से पास हो चुका हुआ है, जो अब वक्फ एक्ट बन चुका हुआ है, वो तय सी बात है कि कानून बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जितनी लंबी सुनवाई होगी, सिब्बल सिंघवियों की मोटी आय होगी। इसीलिए सिंघवी ने और सिब्बल ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी शातिर चाल चली। उन्हें लगा कि जस्टिस गवाई नए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि पहले क्या सुनवाई हुई, तो गोलमोल करने लगे, झूठ बोलने लगे, मूर्ख बनने का नाटक करने लगे, यादाश्त कमजोर, बुढ़ापा का यादाश्त कमजोर का नौटंकी करने लगे, ताकि गवई को बेवकूफ बनाया जा सके। लेकिन बीआर गवई, भाई कुछ भी हो, इस देश की सबसे बड़ी अदालत की सुप्रीम जज हैं, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सिब्बल की चालाकी आज पकड़ ली। दरअसल सिब्बल और सिंह भी ये कहने लगे कि 3 ही मामले पर क्यों चर्चा होगी, क्यों सिर्फ इस पर कि वक्फ बाय यूजर पे चर्चा हो, क्यों सिर्फ इस पर कि दूसरे मजहब के लोग वक्फ बोर्ड में क्यों होंगे, बृहद चर्चा होनी चाहिए इस पूरे मामले पर। सीजीआई ने कहा बृहद चर्चा करोगे तो हम रिटायर हो जाएंगे, फिर दूसरा कोई आएगा फिर रिटायर हो जाएगा। दरअसल सिब्बल और सिंह भी यही तो खेल करना चाह रहे थे। आज सीजीआई के मूड से लगा कि वो जान गए हैं कि इसके पीछे का षड्यंत्र क्या है। दरअसल ये सब जानते हैं कि सब इस तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आती किस लिए है। इन सब को पता है कि याचिकाएं फेल हो जाना है। मोदी सरकार के दौर में जितने भी संसद से कानून पास किए गए, सबको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया। फिक्सरों की मोटी मोटी कमाई हुई, लेकिन अल्टीमेटली हुआ वही जो संसद द्वारा पास कानून था। यदि एक कानून छोड़ दिया जाए जो मिलोडो ने अपनी मौज के लिए बनाया था, संसद द्वारा पास कानून को रौंद दिया गया, वो था कॉलेजियम सिस्टम। सरकार ने इसमें घुसपैठ नहीं की, वरना सरकार यदि चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद से बदल देती। लेकिन कमाल की बात यह है, बीआर गवई की ने जो आज एक तरह से संदेश दिया, उससे साफ हो गया ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जो नौटंकी सुप्रीम कोर्ट में करी गई है, वो नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों भारत के प्रधानमंत्री इस पूरे वक्फ बिल को मामले को पब्लिक तक समझा रहे हैं कि ये मामला कुछ चुनिंदा वो माफियाओं का खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। इस देश का आम मुसलमान इसमें छला महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया
कि संसद द्वारा पास कानून जब तक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की अवहेलना नहीं करता, हम इसे नहीं छू सकते। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आ गया है कि देश की जनता का मिजाज क्या है। बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संविधान के उल्लंघन को का ठोस सबूत लाएं, तभी हस्तक्षेप होगा। दरअसल सिब्बल और सिंघवी चाह रहे कि इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया जाए कि ये 2 जजों की बेंच से हट करके एक बृहत बेंच बचे, 7 जजों का, 9 जजों का, और लंबा सुनवाई हो, मोटी आय हो, और फिर ये पेंडिंग रहे और भूमाफिया मौज लेते रहे। दरअसल इस मामले को पहले 3 जजों की बेंच सुन रही थी। उसमें जस्टिस खन्ना थे, के वी विश्वनाथन थे, संजीव कुमार थे। 3 जजों की बेंच के बीच के बाद ये मामला जब बी आर गवई ने तय किया, तो स्वयं चीफ जस्टिस गवई हैं और जस्टिस मसीह हैं। जस्टिस मसीह और जस्टिस गवई, यही 2 अभी वर्तमान में सीजीआई हैं, जॉर्ज मसीह और भूषण रामकृष्ण गवई। ये दोनों जज इस मामले की सुनवाई करें, दोनों नए जज। तो सोचा कि भाई दोनों जजों को उल्लू बनाया जाए, थोड़ा मूर्ख बनाया जाए। सिब्बल को लगता है कि धरती पर सबसे चालाक है, तो थोड़ी मूर्ख बनने का नौटंकी करते हुए सिब्बल ने खेल खेला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, देखो भाई, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से यदि उल्लंघन होगा तभी हम इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, वरना हम इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संसद द्वारा जो पास कानून है वो पास हो जाएगा। वक्त कानून पर सीजीआई ने खींच दी लक्ष्मण रेखा। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को 3 मुद्दे तक ही सीमित रखे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो मामला बन चुका है, जो संजीव खन्ना के इससे बचिए, जिसमें कोर्ट यूजर और डीड द्वारा घोषित वक्फ की संपत्ति को डी नोटिफाई करने के मामले से जुड़ा हुआ है। लेकिन सिब्बल और सिंघवी तो कुछ और खेल कर रहे हैं। सिंघवी और सिब्बल दोनों ने कहा नहीं माय लॉर्ड, पूरा सुनिए, मजा आएगा, पूरा एकदम लंबा, जो है थोड़ा मुजरा उजरा टाइप भी हो जाए, पूरा लंबा सुनिए थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो प्रणाली बनी हुई है उसी के माध्यम से हुई। अदालतें तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि वक्फ एक्ट पर सीजीआई गवई की बड़ी टिप्पणी। सीजीआई गवई ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी मांग करते रहेंगे। सीजीआई गवई ने साफ साफ कर दिया कि इस देश की सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। इस पूरे मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई दोबारा से शुरू हुई 20 तारीख को, तो पूरी नैरेटिव ये गढ़ने की कोशिश की गई कि किसी तरह से इस मामले को लंबा खींचा जाए। चूंकि नए जज हैं गवई, गवई को कुछ पता नहीं होगा, और पूरी सिब्बल और सिंघवी ने एक नैरेटिव ये बनाना शुरू कर दिया कि 6 महीना इनका कट जाए क्योंकि 49 दिनों की गर्मी की छुट्टी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, वैकेशन बेंच के पास ये मामला होगा नहीं। उसके बाद जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो फिर तब तक गवई के पास ज्यादा समय रह नहीं जाएगा और इस मामले को सुना नहीं जा सकता है। इसीलिए सिब्बल और सिंघवी ये दोनों इस जद्दोजहद में लग गए कि इस बिल को, इसे टाल दिया जाए, इसे जितना खींचा जा सके बृहद चर्चा करा दी जाए ताकि खेल खत्म हो जाए। इसमें वो झूठ भी बोलने लगे, गुमराह भी करने लगे कोर्ट। और जस्टिस गवई को समझ में आ गया कि ये खेल किया जा रहा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यादाश्त, आप लगता है कि आपकी याद थोड़ी कमजोर है। दरअसल जस्टिस गवई ने पूछा कि रजिस्ट्रेशन की परंपरा कब से है। सिब्बल सब जानते हुए भी कंफ्यूज होने लगे, नौटंकी करने लगे। 1954 है, नहीं 1923 है। अब जो इस पे लंबी जिरह करने आएगा वो बेसिक चीज कैसे भूल सकता है। गवई ने इस मामले पर भी इनसे चुटकी ली। दरअसल रजिस्ट्रेशन मस्ट है, और ये जो कानून बना है उसमें यही है कि वक्त ने इतनी ताकत हासिल कर दी है कि आपकी संपत्ति, किसी भी संपत्ति पर यदि हाथ डाल देगा तो संपत्ति उसकी हो जाएगी। इसी को रोकने का खेल है। सिब्बल और सिंघवी दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कई बार कोशिश की तो हंगामा मच गया। दरअसल एक झूठ नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट के सामने में, और यह कहा गया कि वक्फ की संपत्ति एएसआई को दे दी जाती है, जिसकी वजह से धार्मिक स्वतंत्रता
छिन जाता है। मतलब एएसआई की जब प्रॉपर्टी हो जाएगी, कपिल सिब्बल ने कहा कि जब कोई संपत्ति एएसआई की हो जाती है, तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता छिन्न-भिन्न हो जाता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि संशोधन और वक्फ जैसी प्रक्रिया के माध्यम से नियंत्रित किया गया है, जो कार्यकारी वक्फ को दान दी गई निजी संपत्ति को केवल इसीलिए छीना जा रहा है क्योंकि उनके विवाद होने का अंदेशा या उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद है। सिब्बल ये चाहते हैं, सिब्बल और सिंघवी, कि मुसलमानों को ये अधिकार हो जाए वक्फ के तहत कि इस देश में रेलवे की संपत्ति, पब्लिक संपत्ति, जो वक्फ छू दे वो उसकी हो जाए। रूल यही है अभी जो है। रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, जबकि 1954 में ये रूल बना कि रजिस्ट्रेशन मस्ट है। जिसका रजिस्ट्रेशन यदि आपकी संपत्ति वक्फ का होगा तभी आपकी संपत्ति होगी। लेकिन वक्फ बाई यूजर में कह दिया कि परंपरा से किसी, मान लीजिए आपका कोई खेत है, उस पर कोई आया मौलाना और उस पर झंडा गाड़ दिया, 5 वक्त का नमाज पढ़ने लगा, ट्रेन की बॉगी में यदि 5 वक्त का नमाज पढ़ने लगा, वक्फ बाई यूजर हो गया, तो रेलवे की बॉगी भी उसी की हो जाएगी। फिर वक्फ बाई यूजर का यही है कि यदि कोई संपत्ति कोई यूज करना शुरू कर दिया, 4 दिन यदि आपके घर के सामने कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वक्फ ने कह दिया कि भैया ये घर मेरा है क्योंकि हम 5 दिन से तो यहां नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाई यूजर यही है। सिब्बल ने कहा कि क्या जरूरी है बनाने का, कहां कहां से सबूत लाएंगे। आगे जो उन्होंने कहा, स्टेट धार्मिक संस्थाओं का फंडिंग नहीं करता, यदि कोई मस्जिद या कब्रिस्तान है तो स्टेट उसकी फंडिंग नहीं करता, या निजी संपत्ति के माध्यम से ही होना चाहिए। मतलब किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया कि दान वही कर सकता है जो 5 साल, ये सरकार ने जो कानून बनाया उसमें ये कहा गया है कि 5 साल तक जो लगातार प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, दान वही कर सकता। इनको इस सब पे भी आपत्ति है। प्रैक्टिसिंग मुसलमान कहां से पता चलेगा? मतलब ये फर्जीवाड़ा कि मुझे रामलाल ने दान कर दिया, कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मजहब का मामला है, मजहबी आदमी दान करेगा, कोई गैर मजहबी ऐसी चीज नहीं कर सकता। अब ये खेल सिब्बल और सिंघवी ने एक और किया, रोना रोया करे, मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है बहुत माय लॉर्ड, मस्जिदों में इस्लाम में चढ़ावा का चलन नहीं है, तो इनको तो 100-200 करोड़ आ जाते हैं मंदिरों को, मस्जिदों को कहां से आएगा। ऐसा लगा सिब्बल सोच रहे थे कि भाई गवई जो है मूर्ख आदमी है, इनको कोई समझ वमझ में तो होगी नहीं, ऐसे भी हम लोग तो डिक्टेट करा देते हैं ऑर्डर। भाई चंद्रचूड़ का दौर तो हमेशा रहेगा नहीं। सीजीआई गवाही ने कपिल सिब्बल को वहीं धरा और कहा, मिस्टर सिब्बल, मैं दरगाह भी जाता हूं, मैं चर्च भी गया हूं, दरगाह भी गया हूं, हर किसी के पास चढ़ावे का पैसा है, मंदिर में भी है और दूसरे धार्मिक स्थल में भी है। मैं जहां दरगाह में जाता हूं मोटा चढ़ावा चढ़ता है और वक्त का असल खेल दरगाह में ही तो होता है। जो ही सिब्बल की इस चोरी को पकड़ी बी.आर. गवई ने, क्योंकि वहां भी मूर्ख बना रहे थे कि ना हम तो गरीब हैं, हम तो भिखारी, हमारे पास तो दान होता ही नहीं, हम तो खाली लूटते हैं बस। बी.आर. गवई ने कहा कि दरगाह से भी तो मोटी आमदनी होती है, उस सब पैसा कहां जाता है। गवई ने कहा कि मैं मस्जिद भी गया हूं, मैं मस्जिद, तो तब सिंघवी ने कहा, सिब्बल ने कहा, ना 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 ना, मैं मस्जिद की बात कर रहा हूं, दरगाह की बात नहीं कर रहा हूं। पहले उसने कहा धार्मिक इस्लाम में ये चीजें नहीं है। 2025 के कानून ने बिल्कुल अलग है, इसमें 2 अवधारणाएं हैं, उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ दी गई संपत्ति, उसका समर्पण, फिर बाबरी मस्जिद के मामले में भी इसे मान्यता दी गई थी। उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए कई वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाए गए हैं, वे कहां जाएंगे। चिंता हो गई कि सैकड़ों साल पहले जो वक्फ बनाए गए वो कहां जाएंगे। सीजीआई ने पूछा, क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी? अब देखिए फंस रहा है जो। सिब्बल ने कहा, हाँ, इसमें कहा गया था कि पंजीकृत किया जाएगा। सीजीआई ने पूछा, सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्ति के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था? मैं सूचना के तहत पूछ रहा हूं, ऐसा करने का निर्देश था। अब सिब्बल कंफ्यूज हो गया जानबूझ करके। कंफ्यूज हुए सिब्बल ने जब सीजीआई ने ले ली चुटकी, अब ये नौटंकी जानबूझ कर सिब्बल करने लगा कि ना हमको तो कुछ याद ही नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पुराने अधिनियम में शेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सीजीआई ने कहा केवल शेल का प्रयोग से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करने का परिणाम क्या होगा इसका कोई प्रावधान था। कपिल सिब्बल ने कहा पुराने एक्ट में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो मुतवल्ली ऐसा नहीं करता वो अपना अधिकार खो देता है, बस इतना ही है। सीजीआई ने कहा कि हम ये पूछ रहे हैं क्या प्रासंगिक समय में अधिनियमों के तहत वक्फ घोषित की गई संपत्ति का पंजीकरण होना अनिवार्य या आवश्यकता था। कपिल सिब्बल ने कहा 54 के बाद
वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए उसमें प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। अब यही फंस गया मामला। मतलब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब सरकार भी तो यही कह रही है कि यदि किसी ने दान किया उसकी रजिस्ट्री कराओ। ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। मतलब सरकार का रूल था कि 1954 में कानून बना था कि संपत्ति यदि वक्फ की होगी उसकी रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री क्यों नहीं कराओगे? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराओगे? सीधे वक्फ बाय यूजर। किसी के घर के सामने में 5 बार घुटने टेक करके नमाज पढ़ लिए, रेलवे बॉगी में नमाज पढ़ दी, कहे हम तो बहुत दिन से इस बॉगी में नमाज पढ़ रहे, अभी बॉगी हमारे बाबूजी की हो गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कि अदालत ने पूछा क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? सिब्बल ने हाँ में जवाब दिया। अदालत ने कहा तो आप कह रहे हैं 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया। यही पेच फंस गया। सीजीआई ने पकड़ लिया सिब्बल की चोरी को कि तुम जो खेल कर रहे हो इसका मतलब 1954 से पहले रूल नहीं था, 1954 के बाद जब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं करने पर क्या होगा इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए पंजीकरण ना कराने से कुछ नहीं होने वाला था। अब सीजीआई ने राइट टू वर्शिप और एएसआई पर भी सवाल कर दिया। देखिए यहां फर्जीवाड़ा क्या कर दिया। सिब्बल ने कहा कि ये सरकार जो है ना वक्फ की संपत्ति ले लेती है, ऐतिहासिक जैसे जामा मस्जिद है, लाल किला है, ये सब ले लेती है और ये वक्फ की संपत्ति हो जाती है। फिर वक्फ की संपत्ति सरकार की हो जाती है, एएसआई की हो जाती है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता जो छीन जाती है। सिब्बल को हमेशा लग रहा था कि सामने कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे कुछ समझ उमझ है नहीं। तो सीजीआई ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, एएसआई की संपत्ति में क्या नमाज नहीं पढ़ धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाती है? अब दरअसल सिब्बल यहां ये खेल करना चाह रहे थे, सिब्बल और सिंघवी मिलकर के, किसे धार्मिक स्वतंत्रता का मामला बना दिया जाए और धार्मिक स्वतंत्रता का मामला जब हो जाएगा तो 2 जजों की बेंच तो सुनेगी नहीं। इसके लिए 5 जज, मिनिमम 5 जज चाहिए, 5 जज, 7 जज, 9 जज, 11 जज, इस तरह के चाहिए। सिब्बल ने यही चालाकी करने की कोशिश की कि एएसआई जो है हमारी संपत्ति ले लेता है, वक्फ की जितनी संपत्ति है एएसआई ले लेता है, हिस्टोरिकल प्रॉपर्टी, और इसके वजह से संभल वाला मस्जिद का भी नाम दे दिया, संभल की मस्जिद को भी एएसआई ने ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने के सीजीआई ने यहीं पर धर लिया गला और कहा मैं खुजराहो के मंदिर गया हूं, मैं खुजराहो के मंदिर कई बार गया और ये मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। ये सीजीआई कह रहे हैं कि खुजराहो का मंदिर गया, वहां वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, वो फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा करते हैं। सिब्बल ने कहा कि नया कानून कहता है कि अगर संपत्ति एएसआई को संरक्षित है तो यह वक्फ नहीं हो सकती है। सीजीआई ने पूछा क्या इससे आपका अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छिन जाता है? क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? सिब्बल ने कहा हां, इस कानून में कहा गया कि वक्फ की संपत्ति रद्द माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनसे पूछा क्या आपको आपका धर्म पालन करने का अधिकार छिन जाता है? यही सिब्बलों का शातिर खेल है। यदि कुछ इस ढंग का जज हो जो डरता हो सिब्बल से कि सिब्बल की बात नहीं मानेंगे तो सिब्बल जो है फंसा देगा, सिब्बल सेक्सुअल हरासमेंट, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट में तो सीजीआई रंजन गोगोई को सेक्सुअल हरासमेंट में, जब राम मंदिर के मामले पर सुनवाई करने की जिद पे आ गए तो सेक्सुअल हरासमेंट में फंसा दिया गया उन्हें। इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब राम मंदिर के मामले की सुनवाई करने की जिद पर आ गए जस्टिस दीपक मिश्रा तो उनके ऊपर महाभियोग की तैयारी शुरू कर दी गई। और इस काल में जितने भी वकील, जितने भी जज आए, उन सबकी जलालत हुई। बड़ी इज्जत के साथ 6 महीने में संजीव खन्ना निकल गए, वो जलालत से बच गए। वरना चंद्रचूड़ की भी जलालत हुई। चंद्रचूड़ इतना मगजमारी कर गए सिब्बल सिंघवियों के, इतने इतने रिलीफ दिए, इतने मौज दिलाए सिब्बल सिंघवी के, फिर भी चंद्रचूड़ अंतिम समय में जलालत ही झेल करके गए। तिस्ता सी तलवार से लेकर के राहुल गांधी के मामले से लेकर के तमाम मामले में बेंच गठित करवा करके केजरी और सिंह इन सबको मौज दिलाने के बाद भी यही हाल हुआ। वैसे इन तमाम मामलों में वर्तमान सीजीआई के बेंच से ही हुए, चाहे वो तिस्ता सी तलवार का मामला हो, चाहे वो राहुल गांधी को लीक से हटकर मौज दिलाने का मामला हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का बेल हो, इन सब मामले में जस्टिस गोगोई ही रहे हैं। अब गोगोई
इस बात को खुद ही कह गए कि मैं तो, मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे तो मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लग सकते हैं, इसीलिए मैं राहुल गांधी के मामले की नहीं सुनना चाहता सुनवाई। लोग, वकीलों ने कहा कि ना ना ना, सुनिए सुनिए, तो सुन लिए और उसके बाद राहुल गांधी को मौत दिला दिए। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही है। ये रूल कहता है कि संविधान जब तक बेसिक स्ट्रक्चर को संसद ने नहीं छेड़ा हो तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई ही नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों कर रहा है? दरअसल सिंघवी सिब्बल को लग रहा है कि इस मामले को जितना हम फंसा देंगे धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में, तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में घिस जाएगा। इसीलिए सिब्बल और सिंघवी इस पूरे मामले को धार्मिक स्वतंत्रता की तरफ ले जाना चाह रहे थे कि जी हमारा तो धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगा, यदि वक्फ की कोई संपत्ति एएसआई की कर दी जाएगी तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। सीजीआई ने कहा क्यों? खुजराहो में तो लोग जाते हैं, वो भी खुजराहो तो एएसआई की संपत्ति है। जामा मस्जिद में तो नमाज होता है, इनफैक्ट ताजमहल में जाकर के नमाज पढ़ते हो। कि पूरा मामला खुलने लगा तो सिब्बल के पूरे खेल ही खुल गए। सीजीआई ने कहा मैंने देखा है कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना करते हैं, तो क्या इस तरह से घोषणा से आपका प्रार्थना का अधिकार छिन जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का? सिब्बल ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है, इसका मतलब है कि अब यह प्रॉपर्टी वक्फ भी नहीं है। मेरा कहना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। फिर वही आ गया अनुच्छेद 25 पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर। न्यायपालिका के रिकॉर्ड में लिया याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है और नागरिकों ने उनकी धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा। दरअसल सिब्बल लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मामला धार्मिक स्वतंत्रता का आ जाए, इससे तब जाकर ये बड़ी बेंच बैठे और ये बेंच खत्म हो जाए, 5 जजों की बेंच बैठे, 7 जजों की बेंच बैठे, 9 जजों की बेंच बैठे, ताकि मामला लंबा खींचे। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान औरंगाबाद का भी जिक्र हुआ। कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर आपत्ति जताई जिसमें कहा गया कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन अनिवार्य होना चाहिए। इन सब चीजों पर चर्चा संजीव खन्ना की बेंच ने नहीं किया, लेकिन बलजोड़ी जो है ये घुसपैठ करना चाह रहे हैं कि बृहद चर्चा हो। पूरा अरंगा लगाने का खेल शुरू किया गया। संविधान का आर्टिकल 15, 14, 25 और 26 का उल्लंघन है, यह भी कह दिया गया। इस पर सीजीआई बीआर गवई ने कहा आपके मुताबिक संशोधित वक्फ कानून की धारा 3 के प्रावधान के तहत अगर कोई विवाद उठाया जाता है तो आपकी संपत्ति वक्फ होना बंद हो जाएगी। इस पर सिब्बल ने कहा कि हाँ, वो कभी भी स्थानीय अथॉरिटी द्वारा, सीजीआई ने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी वक्फ की संपत्ति को लेकर कई विवाद है। इस पर सिब्बल ने कहा हाँ, अरंगा लगाना हमारे डीएनए में है। नए प्रावधान के अनुसार कोई भी ग्राम पंचायत या निजी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। अब इनको इसी बात को है कि ये जो चोरी का माल है इस पे कोई शिकायत दर्ज करेगा। दरअसल नए कानून में यही हो गया कि कोई भी शिकायत यदि दर्ज करेगा तो इसकी जांच होगी। पहले क्या था, सिर्फ सरिया कोर्ट के माध्यम से चीजें हो सकती थी। इस पूरे मामले को दरअसल पेचीदा बनाने का खेल हो रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि हम अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को 3 मुद्दे पर तक ही सीमित रखना चाह रहे हैं। अब पूरी तरह से आ गए मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, और उन्होंने कहा ये सब ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए कि ये भी चर्चा होगी, वो भी चर्चा होगी। जब जस्टिस संजीव खन्ना पूरा रूल बना करके गए हैं कि सिर्फ 3 मामले पर सुनवाई होगी, तो फिर ये बृहद सुनवाई क्यों हो रही है? तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के पीठ के समक्ष अनुरोध किया और मेहता ने कहा कि अदालत ने 3 मुद्दे चिन्हित किए। हालांकि याचिकाकर्ता चाहते हैं कि 3 मुद्दे के इतर भी कुछ अन्य मामले की सुनवाई हो। मैंने इन 3 मुद्दों का जवाब अपने हलफनामे में दाखिल किया है। मेरा अनुरोध है कि केवल 3 मुद्दे पर ही तक ही इसको सीमित रखा जाए। फिर वहीं पेंच आ गया और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वही सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने अब फिर साफ कर दिया यदि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं हुआ है तो किसी भी ढंग से इस पूरे मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अब दीपक जी कह रहे भैया सीजीआई से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वे सिब्बल से चालाकी है। इस देश में मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की जनता के मिजाज के खिलाफ इस देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में यदि आप देखेंगे तो ये साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के मामले में वो उस गहराई में नहीं जाएगा। सिर्फ ये यदि पता चल जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है, और बेसिक स्ट्रक्चर से कहीं छेड़छाड़ नहीं हुआ। दरअसल ये खेल ये किया जा रहा है कि इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ दिया जाए।
सिब्बल जानते हैं कि इस मामले में कुछ होना नहीं है। बस यदि ये मामला लंबा खींचेगा, तो वक्फ बोर्ड से मोटी कमाई ये कर पाएँगे। सिब्बल सिंघवी समेत तमाम वकील वक्फ बोर्ड से मोटी कमाई कर पाएँगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये मज़ाक बन रहा है। दरअसल तुषार मेहता ने सांकेतिक रूप से कह दिया कि हमारा जो हलफनामा है, आप उसे पढ़िए और हलफनामा से ही आपको सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस मामले में की गंभीरता कितनी है। पूरे देश में जिस तरह से लूट बढ़ी है वक़्फ़ की, सरकार ने पूरे फैक्ट सामने रख दिए हैं। भारत सरकार ने अपने लोगों को वक़्फ़ समझाने के लिए, इस वक़्त अमेंडमेंट एक्ट को समझाने के लिए सरकार ने चारों तरफ देश में लोगों को, देश की आम जनता को इसके दिलो-दिमाग में ये डाल दिया है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट क्यों ज़रूरी था। मुस्लिम समाज के गरीब देशी पसमंदाओं को ये समझा दिया गया और वो फैक्ट बता दिया गया कि कुछ चुनिंदा माफिया जो है, भू माफिया, वो इस पे कब्जा किए हुए हैं। सच ये कि सिर्फ ये मुस्लिम भू माफिया नहीं है। छोटे-छोटे शहरों में वक़्फ़ के नाम पर कोई कब्जा करेगा और उस ज़मीन को भूमाफिया, जो लोकल भूमाफिया है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी का मज़हब का हो, वो उस प्रॉपर्टी को औने-पौने में ले लेता है और फिर ये उसकी संपत्ति, उस पे वो अपना सेंट्रिक काम करता है। इस देश में वक़्फ़ बोर्ड भूमाफियाओं का एक धंधा हो चुका हुआ है। सरकार ने इस बात को आम जन को समझा दिया है और ये बात सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया है। अब दिलचस्प ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कितने दिनों तक खींचता है। गर्मी की छुट्टी के बाद सीजीआई के पास कितना समय बचता है कि इस मामले को सुनते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण और इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।